हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आज जो हमारी आगामी परीक्षा है मैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की, उसको ध्यान में रखते हुए हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम पुराने पेपरों में देखेंगे कि 2017 के पेपर, 2017 से पहले जो या इससे भी पहले जो पेपर हुए हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पेपर अभी तक हुए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, किस प्रकार से आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या किस पैटर्न में पेपर देखने को मिलेगा। तो पेपर जो है हमारा 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भाग उसके कौन कौन से होते हैं, जिसमें टॉपिक पहला पहला टॉपिक होता है हमारा सामान्य ज्ञान और तर्क। सामान्य ज्ञान और तर्क या जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज होता है। यदि हम बात करें कि हमारा जो दूसरा टॉपिक होता है पेपर का, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता। कौन सा? बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड होता है। और जो तीसरा टॉपिक होता है वह है विज्ञान और सरल अंकगणित, साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। यदि हम बात करें कि ये जो तीनों टॉपिक हैं, इन्हीं तीनों टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी वीडियोस आएंगी वह भी इन तीनों टॉपिकों में बटी होंगी, कि जो हमारी पहली वीडियो होगी वह पहले टॉपिक पे, दूसरी दूसरी पे और तीसरी तीसरे पे। इस प्रकार हमारे एक पेपर है उसका सॉल्यूशन 3 वीडियोस में होगा, जिसमें पहली वीडियो होगी पहले टॉपिक पर, दूसरी दूसरे टॉपिक पर। यदि हम बात करें पहले टॉपिक में, आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? पहले टॉपिक में 40, फिर 30, फिर 30। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें होते हैं। यदि हम बात करें कि इसका, अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से और स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला प्रश्न है, कि आपके सामने पहला प्रश्न है कि एक परिवार के सदस्यों को दर्शाया गया है यहाँ पर, और जिसमें बताना क्या है आपको, तो आपसे पूछा गया है सीता के नातिन अथवा पोती कौन है। निम्न में से कौन सीता के नातिन अथवा पोती हैं? तो पहली चीज कि आपसे क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हरीश है वह ग्रैंडफादर है और जो सीता है वह ग्रैंड मदर है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर राहुल जो है, इन दोनों का जो पुत्र है सीता और हरीश का, राहुल और सरिता, जो राहुल है सन है और जो राहुल है, राहुल की वाइफ है सरिता। और इसी प्रकार यहाँ पर संबंध दिया है कि प्रियंका जो है इन दोनों की पुत्री है, यानी कि ये डॉटर है। और जो इनका हस्बैंड है वह कौन है? जयेश इसका हस्बैंड है। यदि हम बात करें आगे, आगे इनके सनों को दिया हुआ है, इनके जो बच्चे हैं कौन? राहुल और सरिता के। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रियंका और जयेश के। यदि यहाँ पे आपसे पूछा था कि जो सीता है उसके नातिन अथवा पोती कौन है, तो यहाँ पर जो होंगे नीचे वाली लाइन में जो दिए हुए हैं वह आपके होंगे नाती और पोती। तो अब आपको देखना है कैसे नाती और पोती, कि जैसे यदि हम बात करें कि जो कुणाल है उसके पिता जो कौन होंगे? राहुल होंगे, और राहुल के जो माँ होगी वह कौन होगी? सीता। तो इसी प्रकार इनके जो नाती होगा वो होगा कुणाल। तो ऐसे ही ये सभी जो इस लाइन में दिए हुए हैं ये, तो वो है क्या है? नाती या पोते हैं। तो आपको देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपके कौन कौन से आंसर हैं। तो जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पारुल और कपिल। कौन? पारुल और कपिल। यदि हम देखें कि जो कपिल है वह भी नीचे की रो में है और जो पारुल है वह भी नीचे की रो में है। तो पहला ऑप्शन जो है वह सही है। और दूसरे की बात करें, दूसरा में ये प्रियंका है वह यहाँ पर है, तो यह तो डॉटर हुई। और यदि हम कुणाल की बात करें, और यहाँ पर सरिता, सरिता जो कि राहुल की वाइफ है, तो यह भी नहीं है। और यदि हम मोना और राहुल की बात करें, तो जो राहुल है वह तो सन है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कि अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस हमको सबको पता है कि जो ऑप्शन थर्ड है वह बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है जो सोन, केन और बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है हमारा कौन सा जिला? विदिशा जिला। और विदिशा
स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। आपसे पूछा गया है ग्वालियर का संस्थापक, तो जो है हमारा इसका जो सही आंसर है वह है राजा सूरज सेन। सूरज सिंह जो थे वह कछवाहा वंश के शासक थे, तो उन्होंने क्या स्थापना की थी, ग्वालियर की स्थापना की थी। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी है, इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आपको जो कोड हैं उनको किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, किसमें दिया है। आप पहले ये वाला लिखेंगे, हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखा है DEMAND, इस प्रकार लिखा है और इससे बना दिया है इनने, कोडित किया है इससे ये। तो हम इसको देखते हैं कि DNAMED, तो इस प्रकार यह कोडित किया गया है। और दूसरा जो दिया गया है, दूसरी आपको कंडीशन के दिया है SUPPL बाय, और जो इसको कोडित किया है वह किस प्रकार किया है कि LLPPUS। अब हम इसमें देखते हैं किस प्रकार कोडित किया है। यदि हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट है, क्या जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसको इन्होंने ले गए कहाँ पर, लास्ट में। फिर जो ई था उसे कहाँ पे ले गए, इस प्रकार यहाँ पे लास्ट, सेकंड लास्ट। जो थर्ड था उसे पहुँचा दिया थर्ड लास्ट। तो इस प्रकार इन्होंने जो फर्स्ट वर्ड है उसको अंतिम कर दिया और जो अंतिम है उसको फर्स्ट में कोडित किया है। तो इसी प्रकार इसमें पहले को कर दिया अंतिम और जो अंतिम है उसको कर दिया पहला। तो अब हम देखेंगे कि जो पूछा गया है QUANTITY, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा, हम क्या करेंगे, जो पहला है उसको कर देंगे अंतिम। तो इस प्रकार हम लिखते चलते हैं कि यहाँ पे लास्ट में आएगा Q, फिर आएगा UANTITY। तो आपको जो ये है इस प्रकार कोडित हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या है इसके हिसाब से, यदि हम देखें तो YT, और ये मैच किससे कर रहा है, हमारे पहले ऑप्शन से। तो जो हमारा पहला आंसर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे के तुल्य उदय जो है किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, तरुण विजय। तरुण विजय ने लिखी है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, बेंगलोर। बेंगलोर में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह क्वेश्चन 2017 का है। 2017 में जब भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। यदि हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने 28 राज्य व 8 केंद्र शासित 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1935। 1935 में जो है क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। यह क्वेश्चन 2017 में था। तो 2017 में इसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे वह थे हमारे कौन, संजीव सान्याल। लेकिन वर्तमान में इसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, यदि आपसे अभी भी पूछ सकता है, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसके जो वर्तमान मुख्य सलाहकार हैं वह हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है वह इसके वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया। तो यह
उस बार जब 2017 में पेपर हुआ था तो उस टाइम करंट अफेयर में या तो आपसे पूछ लिया गया होगा ये क्वेश्चन। यह जो कि पुरानी क्वेश्चन हो चुका है, यह रिपीट होने की कम संभावना है। लेकिन इसका जो सही आंसर था वह है ऑप्शन थर्ड, प्रभुनाथ द्विवेदी। प्रभुनाथ द्विवेदी जो हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2014 में संस्कृत के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने ओरछा के चतुर्भुज जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजा, राजा विक्रमादित्य या राजा भोज? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, बुंदेला राजा। क्योंकि जो ओरछा है, ओरछा किसकी राजधानी हुआ करती थी? बुंदेला राज्य की, बुंदेला वंश की राजधानी हुआ करती थी। किसकी? बुंदेला की राजधानी हुआ करती थी ओरछा। और यहाँ पर शासन किसने किया है? बुंदेला राजाओं ने किया है। तो इसका जो चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर निर्माण करवाया है किसने? बुंदेला राजपूतों ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फोर है गुडविल शिखर, गुडविल चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। और यदि हम बात करें, इसी को कहते हैं हम सद्भावना, सद्भावना शिखर, इसी को बोलते हैं सद्भावना शिखर, गुडविल चोटी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय सेना के प्रमुख 2017 के समय जो है भारतीय सेना के प्रमुख हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय सेनाओं के प्रमुख के बारे में पूछा जा सकता है। यदि भारतीय सेना के प्रमुख पूछे तो जो वर्तमान में हैं वो है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन? मनोज मुकुंद नरवाने। और जो आपसे और भी पूछ सकता है भारतीय सेनाओं से संबंधित, कि आपसे पूछ सकता है जो CDS जो अभी हैं, कौन? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत, जो जनरल बिपिन रावत हैं उनको बना दिया गया है CDS। और यदि आपसे पूछे वायुसेना के प्रमुख, हमारी जो वायुसेना है उसके प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन? राकेश कुमार भदौरिया जो हैं इसके वायुसेना के प्रमुख हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख यदि पूछा जाए तो करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं हमारे नौसेना प्रमुख हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें हमको और बताना है कि सबसे अलग क्या है। हाथी की आवाज़ क्या कहते हैं? हाथी की जो आवाज़ होती है उसे चिंगारना बोलते हैं। दूसरी चीज, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। और ऊँट दहाड़ता नहीं है, जबकि ऊँट गुड़गुड़ाता है। और जो है शेर दहाड़ता है। कौन? शेर दहाड़ता है। और जो कुत्ता है वह भौंकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 3, जो कि ऊँट जो है दहाड़ता नहीं है। यह बात गलत, कथन गलत है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा सबसे विषम होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कुछ कोड दिए हुए हैं आपको, और आपको बताना है कि जो बॉय है उसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। और इस कोड से आपका यह बनाया गया है, और इससे बनाया गया है ये, और इससे बनाया गया है, इस प्रकार कोडित किया गया है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने कि जो वे डैश काट, तो इसको जो कोडित किया है, किस प्रकार कोडित किया है? वाइस एंड क्लेवर। और जो हमारा ये है सेकंड को कोडित किया है डैश सोम जोना। और इसको कोडित किस प्रकार किया है कि क्लेवर यंग बॉय। और यहाँ पर किया है जो जोना ऑन ये इस प्रकार कुछ कोड दिए हुए हैं आपको यहाँ पर प्रश्न में, जिसमें पहला कोड है
कि पहला जो दी हुई है उसको इस प्रकार कोडित किया गया है, सेकंड कंडीशन को इस प्रकार कोडित किया है और थर्ड को इस प्रकार कोडित किया है। और आपसे पूछा गया है बॉय को किस प्रकार किस शब्द से कोडित किया जाएगा। यदि हम देखें कि पहले जो कोड दिए हुए हैं कोडित किस प्रकार किए गए हैं, क्लेवर और यहाँ पर भी क्लेवर। तो जो क्लेवर है उसको किस प्रकार किया है, यदि हम देखें तो ऊपर वाली रो में कौन कौन से वर्ड मैच कर रहे हैं और नीचे वाली में कौन कौन से। यहाँ पर क्लेवर मैच कर रहा है, यहाँ पर डैश और दास यहाँ पर मैच कर रहे हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर जो यंग है यहाँ पर मैच कर रहा है यंग, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर है यंग। तो ये यंग यंग यहाँ पर मैच कर रहे हैं। और जो ऊपर वाली रो में है वहाँ पर कर रहा है कौन, जोना, और यहाँ पर भी है जोना। तो इस प्रकार यह है जोना किस प्रकार यंग से कोडित है, और जो जोना है यंग से, और जो डस है क्लेवर से, और जो डस है वह क्लेवर से। तो जो बचा हुआ है यहाँ पर यदि हम सेकंड कंडीशन में देखें कि जो सोम है उसको किस प्रकार कोडित किया गया है, बॉय के रूप में कोडित किया गया है बॉय। तो जो इसका जो सही आंसर होगा कि जो बॉय है वह किससे कोडित है, वह है सोम से। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आपको दिया हुआ है फिर से एक कोड मिला है और इससे इस प्रकार कोडित किया गया है, और इससे कौन से जो अगला आपको कोड दिया है इसको कोडित करना है किस प्रकार होगा। तो हम देखते हैं कि VOARD, और इसी प्रकार अगला जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि ERDUG। तो इसमें यदि हम देखें कि जो B से कितने आगे जो E है, E का नंबर कब आता है, B के बाद C D दो को छोड़ के इनके बीच जो कितने जो हमने छोड़े हैं तो वह है दो वर्णों को छोड़ के फिर आता है हमारा E। मतलब यदि हम देखें कि जो हमारा B है उसका जो नंबर होता है वह सेकंड आता है, जो E है वह 5 आता है। तो दो में हमने कितने को प्लस किया, 3 को प्लस किया तो आया 5। तो इसी प्रकार जब O में हम जो O का नंबर है वह होता है कितना 15, और यदि हम बात करें कि जो R है उसका होता है 18। तो यदि हम बात करें कि 15 में यदि हम +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो इसी प्रकार जो है D में जो A है A का होता है 1 और जो D है उसका होता है 4। तो 1 में हमने 3 प्लस किया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार जो कोडित है वह किस प्रकार है कि जो सभी जो नंबर्स हैं वह जो सभी वर्ण हैं वह हैं +3 यहाँ पर होकर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लिखेंगे कि जो FKDLU इसको किस प्रकार हम करेंगे, तो जो F में हम आगे बढ़ाएंगे कितना, दो को छोड़कर आगे बढ़ा देंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, F के बाद हो जाएगा हमारा F में यदि हम 3 जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा I, और यदि हम K में 3 प्लस करें तो यहाँ आ जाएगा N। इसी प्रकार D L और V में करेंगे तो आ जाएंगे हमारे यहाँ पर G, और यहाँ पे L में करेंगे तो आ जाएगा O, और V में करेंगे तो क्या आ जाएगा X। तो इस प्रकार जो U है U में करेंगे तो कितना आ जाएगा X आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन 4 है वह बिल्कुल सही है कि INGOX। जैसे हमारा इसका कितना था, F का था 6 और इसमें 3 प्लस किया तो I का है 9, तो ये 3 प्लस होकर हमने लिख दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 60 गांवों को इस प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के 60 गांव जो है शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 जो अग्नि 5 है उसका 2016 में परीक्षण कहाँ किया गया। यह है उस टाइम जब 2017 में पेपर हुआ था, तब करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर करंट का जो क्वेश्चन है कि इसका परीक्षण कब किया गया था, आपसे अभी जो नवीन मिसाइल हैं उनके परीक्षण के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो मिसाइल का परीक्षण किया गया था
वह है अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 4 छात्राओं कौन कौन दी हुई हैं? रीना, बीना, मीना और नीना। हम बात करते हैं कौन? रीना, बीना, मीना और नीना, यह आपको दी हुई हैं। आपसे बोला है यह एक पंक्ति में बैठी हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, इस पर आपको विचार करना है। और जो है कि जो बाईं ओर से रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। तो यदि हम बात करें कि जो बाईं ओर लेफ्ट ओर से जो है हमारी कौन? रीना और बीना। जो रीना है और बीना है कितने नंबर पे हैं? 6वें और 7वें। जो रीना है वह 6वें नंबर पे है और जो बीना है वह 7वें नंबर पे है। और आगे कंडीशन दी हुई है कि मीना और नीना दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से, इस साइड से जो है कौन? मीना और नीना, मीना और नीना क्रमशः 4थे और 5वें नंबर पर हैं। यह 4थे पर है और यह 5वें नंबर पर खड़ी हुई हैं। अब आगे आपसे जो बोला है कि जब बीना मीना अपने स्थानों को अदल बदल कर लेती हैं, कौन? बीना और जो मीना अपने स्थानों को बदल लेती हैं, यह इसके स्थान पर पहुंच जाती है और जो मीना है वह इसके स्थान पर पहुंच जाती है। तो जो बीना है वह 15वीं हो जाती है। जो बीना का नंबर है, बीना पहले 7वें नंबर पे थी और यहाँ पर जब यह बीना यहाँ से पहुंची तो यहाँ पर यह 15वें नंबर पर हो जाती है। तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति है कि आपसे जो बताया है कि यह, इसमें अपन पहले देखेंगे कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं। जो टोटल जिस पंक्ति में कितने मेंबर हैं आप देखेंगे तो यह कैसे पता चलेगा कि जो एक ही स्थान पर जो बीना है उसकी स्थिति लेफ्ट, जो यदि हम बात करें राइट ओर से कितनी है 4th और जो लेफ्ट ओर से कितनी है 15, तो कितना हो गया टोटल 19 माइनस 1 इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति की स्थिति 2 बार नहीं हो सकती। तो जो टोटल मेंबर हैं इसमें कितने हैं हमारे 18 मेंबर, जो पूरे के 18 सदस्य 18 जो हैं इसमें हैं इस पंक्ति में। तो अब हम देखेंगे कि जो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या थी। नीना की जो बीना है, जो नीना है उसकी प्रारंभिक स्थिति, नीना की हमको प्रारंभिक स्थिति देखना है कहाँ से? जो बाईं ओर से देखना है। तो यह पहले 5वें नंबर पर थी, तो जो अब यह कितने नंबर पर होगी? इससे जब पहले होगी तो 15 से पहले कितने नंबर पर होगी? यह 14 नंबर पे, 14वें नंबर पे होगी, क्योंकि यहाँ से जो बीना की स्थिति है वह 15वें पर आ रही है। तो जो इससे पहले वाला नंबर होगा वह क्या होगा? 14। तो यह 14वें नंबर पर होगी कौन? हमारी जो है नीना। आपसे पूछा गया है नीना का जो नंबर है वह कितने नंबर पर होगी? नीना होगी 14वें नंबर पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सीता, गीता और मीता में एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60, 40 और 20% है कि जो कौन है? एक है सीता, एक है गीता और एक है मीता, ये तीनों हैं। इसके जो है 60% है पास होने की प्रायिकता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 60% है। और यदि हम बात करें कि जो गीता है, जो गीता है उसकी कितनी है? 40% है। और जो मीता है उसके पास होने की है 20%। आपसे पूछा गया है कि जो सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता है अनुत्तीर्ण होगी, उत्तीर्ण नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता बताना है। तो इसके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता जो है वह कितनी है? 60 है। और जो गीता है उसके भी 40 है। लेकिन इसके यदि हम बात करें कि पास होने की है 20, और यदि इसके हम अनुत्तीर्ण होने की, जो उत्तीर्ण नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 20 कम कर दो तो 80% इसके चांस हैं कि यह अनुत्तीर्ण होगी। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो प्रायिकता निकाल देंगे हम, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 80। यह हमने क्यों किया? क्योंकि इसके उत्तीर्ण होने की और इसके उत्तीर्ण होने की, परंतु इसके अनुत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है इनका गुणनफल
यदि हम देखें तो इसके अपॉन में 100 अपॉन 100, यह इसलिए किया क्योंकि यह जो 60% में है, परसेंटेज को हटाया तो हमने इसको कर दिया किससे डिवाइड, 100 से डिवाइड। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब हम देखते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 4 में तो 24 का 8 में तो आ जाएगा 192। वाई जो है यहाँ पर बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया टोटल 1000। यदि हम देखें इसको हम बदलते हैं किस में, परसेंटेज में आपको आंसर दिए हुए हैं, तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से पुनः 2 जीरो कट हो जाएंगी और जो 10 है इससे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा कि मतलब आपका हो जाएगा 19.2% जो है इसका सही आंसर होगा। क्या, 19.2। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, कि हमने देखा कि जून 2006 की पहली तारीख जो है 1 तारीख को क्या, कौन सा दिन है, मंगलवार। और आपसे पूछा गया है इसी महीने की कितने रविवार होंगे, रविवारों की संख्या पूछी है। क्या, रविवारों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो हम देखेंगे इस माह में पहला रविवार कब मिलता है हमको। यदि हम बात करें जून महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है जून का महीना। और इसमें जो पहला रविवार है वह हमें मिलेगा 6 तारीख को पहला रविवार। तो हम जो है 30 में से पहले 6 दिन माइनस कर देंगे तो हमारे बचे 24 डेज। और एक जो सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड, 7 से 21। 7 से यदि हम 3 बार डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 21 और शेष बच जाते हैं 3 दिन। तो जो 7 से यदि हम डिवाइड करें तो जो 24 दिन है इनमें आगे कितने और रविवार देखने को मिलेंगे कि 3 बार यह भाग गया, मतलब 3 बार और रविवार हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार इस महीने में कुल रविवारों की संख्या कितनी हो जाएगी कि पहले 6 तारीख को मिलेगा, 6 से फिर यदि हम या ऐसे भी बढ़ा सकते हो आप कि +7 करके आप ऐसे बढ़ाओगे तो पहले रविवार कितने को, 6 को मिला। फिर 6 के बाद 13 तारीख को मिलेगा, 13 के बाद 20 तारीख को मिलेगा, 20 के बाद 27 तारीख को आपको रविवार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस माह में कुल 4 रविवार आपको देखने को मिलेंगे। 4 रविवार इसका सही आंसर है 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित होता है। कि हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा अधिक जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते। हर जगह जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको राष्ट्रीय प्रतीक पर। अब हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको वो यहाँ पर जो संख्या है, जो यहाँ पर अगली पृष्ठ संख्या है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। हम देखते हैं कि पहले आपको जो श्रृंखला दी हुई है किस प्रकार दी हुई है, 2 दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, 27 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है और अगला आपको बताना है। तो जो पहला है 2, इसको तो ये इसी प्रकार, और जो दूसरी संख्या दी हुई है वह क्या दिया हुआ है, जो पहली संख्या है उसका घन दिया हुआ है दूसरी संख्या। यदि हम इसी प्रकार देखें तो जो तीसरी संख्या है उसका घन दिया हुआ है, जो चौथी संख्या है वह दी हुई है 3 का घन क्या है 27। और इसी प्रकार हम करेंगे कि जो 4 का घन होगा वह अगली संख्या होगी कि 4 का घन होगा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 64, क्योंकि 4 का घन होता है 64। तो इसका जो सही आंसर है वह है 64। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। पहले दिया है क्या 324, फिर दिया है 108, फिर दिया है 36, फिर दिया है 12। तो जो आपका अगले जो किस प्रकार है कि जो हम देखते हैं इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 12 का यदि हम मल्टीप्लाई करें कितनी बार में 36 आता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और 36 मल्टीप्लाई बाय 3 और
जो 108 मल्टीप्लाई बाय 3 यदि हम करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है। इस प्रकार इस श्रृंखला में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें हम पहले डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 108। 108 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। तो इसी प्रकार 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 4। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन 3 4। किस प्रकार कि इस प्रकार यह चल रहा है कि 3 से इसमें भाग देते जा रहे हैं और अगला अंक हमारा जो अगली श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार हमने 12 में दिया तो जो 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 4। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या को चुनकर पूरा कीजिए, कि जिसमें इस सीरीज में फिर से आपको एक श्रृंखला देखने को मिल रही है। पहला 1 लिखा है, 2 पहला आपको देखने को मिलेगा कि पहला क्या लिखा है 1 1 4 9 16 और आगे आपको बताना है। तो जो 1 है वह किसका, 1 का यदि हम वर्ग करें तो 1 आएगा। 2 का यदि यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है 2 आएगा। 3 का वर्ग दिया हुआ है 9 आएगा। और इसी प्रकार 4 का वर्ग दिया हुआ है तो आएगा 16। तो किस प्रकार पहले जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं के जो 1 से लेकर जो दिया हुआ है 1 से फिर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसी प्रकार जो अगली संख्या होगी अगली श्रृंखला में वह होगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब क्या आएगा आपका आंसर 25। 25 इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न इसमें आपको देखना है कि जो कथन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। किस प्रकार से, आपको एक दिया हुआ है कथन और कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। एक कथन दिया हुआ है, पहले 2 कथन हैं और फिर 2 निष्कर्ष हैं और आपको बताना है कौन कौन से निष्कर्ष इस प्रकार सही है नहीं है। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पहले क्या बोलता है कथन। कहते हैं यहाँ पर कहा गया है कि सभी कागज चादर हैं। जो कागज हैं वह सभी कागज जो हैं चादर हैं। यदि हम बात करें तो ये हैं चादर। और सेकंड जो दिया गया है वह है सभी चादर पुस्तक हैं। तो इस प्रकार जो है पुस्तक हैं, इसमें बोला सभी चादर पुस्तक हैं। इसको मैंने इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि यदि हम देखें कि उसने कहा सभी कागज चादर हैं। यदि इस गोले को आप देखो और इस गोले को देखो तो यह गोला इसके अंदर है, मतलब कि जो कागज हैं वह चादरों के अंदर कागज होंगे और जो पुस्तक के अंदर होंगी चादर। तो यह आपको कथन दिए हुए हैं। और जो निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी कागज पुस्तक हैं, तो आप देख सकते हो इसमें, यदि आप इसको देखो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पुस्तक है वह उसके अंदर सब आता है। चादर भी उसी के अंदर है और कागज भी उसी के अंदर है, मतलब जो कागज होंगे सभी कागज क्या होंगे, पुस्तक होंगे। तो पहला कथन तो जो है वह सही है। लेकिन दूसरा कथन है कि सभी पुस्तक कागज हैं, कि जो बुक हैं, जो सभी पुस्तक हैं वह कागज हैं। तो यह कथन गलत हो, क्योंकि देखो कि जो अंदर वाला जो वृत्त है कि जो पूरी जो कुछ है कागज तो बस इतना है, परंतु जो बाहर भी कुछ भाग पुस्तकों को देखने को मिलता है। तो इसलिए यह जो कथन है वह गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी जो ऑप्शन 4 है वह इसका सही आंसर होगा। केवल एक अनुसरण करता है, मतलब पहला केवल एक ऑप्शन है, पहला निष्कर्ष जो कि अनुसरण कर रहा है। इस जो हमारा कथन है इसका अनुसरण कौन सा कर रहा है, सिर्फ पहला ऑप्शन कर रहा है। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है वह गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पुनः यह प्रश्न है कि 2 कथन दिए हुए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहले कथन कहता है कि सभी खंबे दीवार हैं। क्या बोला, जो खंबे हैं, जो खंबे हैं सभी खंबे क्या हैं, दीवार हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार यह दीवार है। और फिर बाद में बोलता है कि सभी दीवार घर हैं। तो ये दीवार जो होंगी घर के अंदर आ जाएंगी, क्या घर के अंदर आ गई सभी दीवार। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी घर खंबे हैं। किस प्रकार, सभी जो घर हैं वह खंबे हैं। तो यह ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि सभी घर नहीं है,
कुछ घर खंबे हो सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन है कि सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे, जो खंबे हैं वह क्या है, घर के अंदर है, घर के अंदर सभी खंबे हैं, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि ऑप्शन 3 केवल जो सेकंड ऑप्शन है वह अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, इसलिए सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कथन दिए हुए हैं और फिर निष्कर्ष दिए हुए हैं कि जो पहला कथन क्या दिया हुआ है कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है। जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग सभी पेंटिंग है वह क्या है, जो सभी पेंटिंग है वह क्या है, ड्राइंग है। क्या दिया हुआ है, ड्राइंग है। और दिया हुआ है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। जो तस्वीर है, तस्वीर तो सबसे अलग है, वह कोई भी ड्राइंग, इनका कोई संबंध नहीं है और इनका संबंध है। पहला जो कथन दिया हुआ, जो निष्कर्ष दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो ड्राइंग है, ड्राइंग ही जो तस्वीर नहीं है, तो ये पेंटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि पेंटिंग क्या है, ड्राइंग के अंदर है पेंटिंग, इसलिए यह भी नहीं होगी। तो ये जो है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, यह कथन क्या हुआ, सही है। और सेकंड ऑप्शन दिया है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। कोई भी तस्वीर जो है ड्राइंग नहीं है, यह कथन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि इसमें दोनों कथन जो हैं अनुसरण करते हैं। क्या, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है निष्कर्ष अनुसरण करते हैं क्या, जो कथन दिया है उसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न कथनों में सही है। अब जो आपको फिर से दो कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला क्या है कि कुछ लड़के पेंच हैं। क्या बोला कि जो लड़के हैं, लड़कों का ये है सर्कल, ये लड़के रहे, और यहाँ पर जो कुछ लड़के, हमने यहाँ पर इनको मिला दिया तो कुछ लड़के क्या हो गए, पेंच हैं। और सेकंड जो दिया हुआ है कि जो सभी पेंच हैं वह नट हैं, कि जो पेंच जो हैं किसके अंदर आते हैं, नट के अंदर आते हैं। क्या, नट। तो इस प्रकार आपको यह डायग्राम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो और निष्कर्ष हैं, अब हम देखते हैं इसके हिसाब से क्या है कि कुछ लड़के नट हैं। कुछ लड़के, यदि हम देखें यहाँ पर तो कुछ लड़के नट हैं, ये वाले जो यहाँ पर जो लड़के होंगे वह नट होंगे, तो वह ऑप्शन सही है। और सभी नट लड़के हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि सभी नट लड़के हों यह जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ नट बाहर भी हैं, तो यह कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि केवल एक अनुसरण करता है। कौन सा, केवल एक स्टेटमेंट अनुसरण करता है, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, अब हमारा फोर्थ आंसर सही है कि केवल एक अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो विभाजन परिषद मतलब जब हमारा भारत और पाकिस्तान का अलग अलग हुए थे, भारत और पाकिस्तान बटे थे, तब जो है विभाजन परिषद का गठन किया गया था। और इस विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वह बनाया गया था माउंटबेटन को। माउंटबेटन जब भारत पाकिस्तान का अलग अलग हुए तब एक योजना भी लाए थे, माउंटबेटन योजना, जिस 3 जून के दिन आई थी। इसे 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं। और इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने की बात की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अलग ज्ञात करना है कि जो ओड नंबर है वह क्या है। यदि हम देखें कि इसमें हमको विषम ज्ञात करना है, तो इसमें क्या क्या आपको सीरीज बन सकती है, आपको देखना है। चेक करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि 2 या 4 को यदि हम जोड़ें, यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया है, 33 दिया है, 60 दिया है, 71 दिया है, 51 दिया है और 115 दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे 2 और 4 को यदि हम जोड़ें तो 6 आ रहा है, 3 और 3 को जोड़ें तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, 6 और 0 को जोड़ें तो भी 6 आ रहा है,
7 और 1 को जोड़ें तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 और 1 को जोड़ें तो 6 आ रहा है, और 1 और 5 को जोड़ें तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि यदि हम डिजिटों का सम कर रहे हैं, डिजिटों का सम सभी का 6 आ रहा है, परंतु जो 71 है उसके डिजिट का सम आ रहा है 8, मतलब यह सबसे अलग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, 71 जो कि इसका डिजिटों का सम 8 है, बाकी सबका जो डिजिटों का सम दिया हुआ है वह 6 दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जो जन्म दिवस है उस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो यह कितनी तारीख को मनाया जाता है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। दिबांग आपको बताना है, दिबांग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास देखने को मिलेगा दिबांग। और यहीं पर यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में ही जो है दिबांग गार्ड, आपने सुना होगा, दिबांग गार्ड जो बनाती हुई जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं, इनमें से टाइगर रिजर्व जो कि 1983 में कौन से को आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है यह जो बताना है। तो जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1983 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड खाली दिख रहे हैं, इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो इस श्रृंखला को यदि हम देखें तो यह किस प्रकार देखने को मिल रही है, पहले पी है, क्यू है और आर है। यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, पी क्यू आर, फिर देखने को मिलेगा पी, फिर खाली है, फिर क्यू क्यू, फिर खाली स्थान है, और यहाँ पर फिर आर, पी पी पी, फिर बाद में आपको खाली देखने को मिलेगा, फिर क्यू क्यू आर है, फिर खाली है, फिर आर है, फिर खाली है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर पी है, फिर पी क्यू, फिर बाद में खाली है, और आर आर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो जो हम देखते हैं कि जो आप पहले देखें यहाँ पर, तो इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस श्रृंखला में आप देखोगे पहले पी क्यू आर ये तीनों वर्ण हैं, फिर बाद में आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर जो क्यू क्यू हो गया है डबल बार, तो यहाँ पर भी पी पी, यदि हम बात करें यह रिपीट कर दें, पी पी क्यू क्यू और आर आर, मतलब 2 बार रिपीट। पहले क्या था, पी 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 क्यू आर था, एक बार पी था, एक बार क्यू था, एक बार आर था, फिर आगे बढ़ा तो पी डबल बार हो गया, डबल बार क्यू, डबल बार आर, और ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा कि जो पी है वह 3 बार हो गया, पी पी पी, फिर आएगा जो क्यू क्यू क्यू, तो 3 बार आ जाएगा क्यू क्यू क्यू, और आगे क्या होगा, आर 3 बार होगा तो आर आर आर। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे कि अगला जो होगा वह होगा पी क्यू आर, यहाँ से श्रृंखला जो है पुनः स्टार्ट होगी। ये श्रृंखला चली, पहले पी क्यू आर से स्टार्ट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर 1 बार आ गया। तो जो अगली श्रृंखला में आगे क्या होगा, आगे पुनः 2 बार आएगा, पी पी आएगा, क्यू क्यू आएगा और आर आर आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, और जो 5वें वर्ड में क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो पहला आएगा पी आएगा, फिर बाद में हम देखते हैं जो ये इससे मैच किया, इससे मैच किया, और यहाँ पे क्या आएगा अगले ऑप्शन में हमारा आर आएगा। इसी प्रकार क्या आएगा, आर पी पी पी, यहाँ पे अगले ऑप्शन में क्या आएगा हमारा क्यू। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे हम, क्यू क्यू जो आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर,
इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे R, और इस वाले ऑप्शन में क्या आएगा हमारा P, और यहाँ पर देखो Q R, ये इसको हम मैच करते हैं, पहला P P Q P P Q, तो अगला ऑप्शन क्या बचा Q। तो इस प्रकार यह हमारा होगा क्या सही आंसर। इस क्रम में आपको यहाँ पर जो खाली स्थान है उनमें आप इन अक्षरों को भरेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच करता है कि ऑप्शन P R Q R P Q। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वह इससे मैच करता है कि P से P, R से R, Q से Q, और ये इस प्रकार आपको देखते हो कि ये इससे मैच करता है, इसलिए सही आंसर कौन सा है हमारा फोर्थ। इसमें क्या हुआ है आपने देख ही लिया है कि P Q R था, फिर डबल बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, फिर पुनः 1 बार, फिर 2 बार, इस प्रकार यह श्रृंखला चलती गई। अब हम हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन आपको बताना है। पहले दिया हुआ है यहाँ पे जो श्रृंखला दी हुई है और इसमें बताना है गलत संयोजन। तो यहाँ पे है, पहला क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहले है 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, और आगे है 204। तो यहाँ पर ये आप श्रृंखला में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस क्रम में। इस क्रम को यदि हम देखें तो इसमें हमारा देखने को मिलेगा 2 में जो है 3 का मल्टीप्लाई किया है और 1 को जोड़ा है, कि 2 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे 2 3 6 और 1 जोड़ेंगे 7, जो 7 है वह इस प्रकार बना। यदि हम 7 में 3 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो जो 7 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21, 21 में 1 जोड़ा तो 22, और इसी प्रकार यदि 22 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें और 1 को जोड़ दें तो जो कितना आएगा 67 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 67 में 3 का मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ें तो 67 में 3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 201 आता है। 201 प्लस 1 कितना होगा हमारा आता है 202, परंतु यहाँ पर दिया हुआ है 204, तो जो कि गलत है। इसलिए जो सही आंसर होगा वह क्या होगा सेकंड ऑप्शन 204 जो है गलत है क्या इसका सही। आगे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे श्रृंखला दी गई है, संख्याओं का क्रम उपस्थित है और गलत संयोजन, इसमें भी आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे जो श्रृंखला दी हुई है कि पहले दिया हुआ है 120, 99, 80, 63, 47 और 35। यदि हम बात करते हैं इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिलता है कि इन दोनों का हम अंतर देखते हैं तो आता है 21। इन दोनों का यदि हम अंतर देखते हैं तो यहाँ पे आता है 19। इसी प्रकार हम इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कितना 17। परंतु यदि हम बात करें 63 और 47 के जो अंतर है इसको हम देखने को मिलता है कितना 14, और इन दोनों का जो अंतर देखने को मिलता है वह कितना मिलता है हमको देखने को मिलता है 12। तो जो श्रृंखला में यदि हम देखें कि पहले 21 था, 21 से 2 कम था कितना 19, 19 से 2 कम कितना था 17, 17 से 2 कम आना चाहिए था कितना यहाँ पे आना चाहिए था 15। मतलब इसका जो क्रम होता वह किस प्रकार होना चाहिए था, इनका डिस्टेंस होना चाहिए था 15, परंतु क्या आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है वह है 16 इनका अंतर, परंतु 15 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर 67 की जगह जो 47 है उसकी जगह 46 होना चाहिए था, क्या 46, परंतु यहाँ पर दिया हुआ है 47, और 46 में यदि हम प्लस करते तो इससे जो 15 से 2 कम मतलब 13 इनका फिर से जो अंतर आता वह 13 आ जाता कितना 47, 46, और जो 35 है उसका अंतर आ जाता 13, और जो 63 है और जो 46 है 63 और 46 इनका अंतर आ जाता 15। तो यह श्रृंखला हमारी क्या हो जाती सही हो जाती, परंतु यहाँ पर 16 दिया हुआ है, मतलब जो हमारा 47 है वह क्या है यहाँ पर गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था हमारा 46। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 47 जो कि गलत संयोजन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो भारत का राष्ट्रपति बनना है उस व्यक्ति को उम्र कितनी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेकंड ऑप्शन
35 वर्ष की आयु, जो न्यूनतम आयु जो हमारे संविधान में उल्लेखित है कि भारत के जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में आपको कोड दिया हुआ है और उसका जो है उसे कोडित किया गया है। किस प्रकार, यदि हम बात करें कि जो पहला कोड दिया हुआ है उसे इस प्रकार कोडित किया है। तो हम देखते हैं कि जो जोश मोश क्ले, इसको किस प्रकार कोडित किया है। पहले कोड को इस प्रकार कोडित किया है और दूसरा कोड यदि हम देखें कि दूसरा है और इसे किस प्रकार कोडित किया है। इस प्रकार यह कोडित किए हुए हैं। यदि हम बात करें तो आपसे पूछा गया है क्या, वाइट, वाइट शब्द के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर यदि हम देखें कि जो वाइट है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, वाइट देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। और यदि हम बात करें ऊपर वाली रो में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम सब वर्ड मोस, और यहाँ पर भी मोस। बाकी के जो वर्ड हैं वह अलग अलग हैं, जो शब्द हैं वो अलग अलग शब्द देखने को मिल रहे हैं और जो ये दोनों हैं यह मैच कर रहे हैं। मतलब जो वाइट है वह किसके लिए यूज़ हुआ है, जो है मोस के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमने इसके 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक 1 था, इसका टॉपिक 1 उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आगे का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉपिक सेकंड जो मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड है उसको हम देखेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।